हेलो 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 नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। किसका सॉल्यूशन? 40 क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे देखो, लेंस की बात कर रहा है। अगर फोकल लेंथ इतना दिया, मैग्निफिकेशन दिया, तो इसमें क्यों निकालेंगे। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में है क्या, बता दिया था ऐसे। ये फोकस, ये मान लो F1, तो ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, तो जब तुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो जब फोकस और पोल के बीच में, देखो ध्यान से, यहाँ इस फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे तो मैग्निफिकेशन +2 आएगा। तो लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ पर, और फिर अगर तुम्हें -2 चाहिए, तो जब तुम्हें -2 चाहिए तो उस ऑब्जेक्ट को -2 में और दुगना ही चाहिए, तो तुम्हें यहाँ पर कहीं रखना होगा, इसके बीच में। तो यहाँ पर, तो इसी जो पहले तुम्हारा +2 था और -2 चाहने के लिए तुम ऑब्जेक्ट को कितना दूर मूव किए हो, ये डिस्टेंस बताना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले चलो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे? m प्लस यू वाला लगाएंगे, क्योंकि हमें फोकस दिया है, मैग्निफिकेशन देंगे। अब मैग्निफिकेशन यहाँ पर +2 दिया है, फोकस किसका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो 20 रखेंगे, ये भी 20 रखेंगे, ये रखेंगे। 2 से 20 को काटेंगे, 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 20 प्लस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यू इक्वल टू कितना आएगा, -10। -10 बता रहा है कि लेंस के इधर रखा है, मतलब लेंस के इधर रखा है, मतलब यहाँ पर रखा है। ठीक है, और देखो अब मान लो तुम्हें -2 चाहिए, मैग्निफिकेशन -2 हो गया, फोकस फिर वही 20 रखोगे, ये भी 20 रखोगे, यू चाहिए। तो यहाँ से ओवरऑल जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, 10 होगा, इधर -20 और उधर जाएगा +20 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब और -30 आएगा, कितना आएगा, -30। अब ओवरऑल देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अब बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पर जब तुम रखे थे तो -10 था, और जब -10 था मतलब मैग्निफिकेशन +2 आ रहा है, और जब यहाँ पर रखोगे तो तुम्हारा मैग्निफिकेशन -2 आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस कितना, 30 पर, ये डिस्टेंस कितना, 10 पर। तो ये डिस्टेंस यहाँ तक 30 पर था और ये डिस्टेंस यहाँ पर 10 पर था, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 20। तो इसका मतलब तुम 20 क्या कराए थे, मूव कराए थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो 20 इसका आएगा। ओके, अगला, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो वो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि 41 क्वेश्चन नहीं, जो भी क्वेश्चन ना समझ आए मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, वैसे ही काफी लेट हो गया है क्वेश्चन सॉल्व कराने में। ठीक है, अब तक तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ही बचा था तो हमको लगा ठीक है तुम सब इतना पढ़ लिए हो तो कर ही लोगे। ठीक है, आप 41 क्वेश्चन देखते हैं। इफ लेंस कट इनटू टू पीस बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसे लेंस है और तुम ऐसे उसको क्या कियो, काट दियो। और कोई भी लेंस हो सकता है, चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटना है। ठीक है, ओनली वन पार्ट इज यूज, द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज। तो बताओ इंटेंसिटी ऑफ द इमेज क्या होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज हाफ हो जाएगा, बिकम 2 टाइम्स हो जाएगा, बिकम्स इनफाइनाइट हो जाएगा, कि रिमेन सेम रहेगा। रिमेन सेम रहेगा, क्या रहेगा, रिमेन सेम। क्योंकि मान लो तुम्हारा यही लेंस है, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जितना लाइट रे जाना चाहिए उतना जा रहा है, कि तुम यहाँ से काट दोगे तो अभी भी तुम मान लो यहाँ से जितना लाइट रे जाना चाहिए, तो ये आधा पार्ट जो ऐसे बचेगा तुम काटे हो, मतलब ये ओवरऑल कैसे था, ऐसे 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 था। तो यहाँ से जब काटोगे तो ये ऐसे बनेगा ना, कटा हुआ पार्ट इधर का और इधर का ऐसे। तो यहाँ से जितनी लाइट जानी चाहिए अभी भी उतनी लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ रे जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रे की कमी नहीं पड़ेगी, जितना जाना चाहिए उतना अभी भी। तो रिमेन इंटेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस रे अगर कम हुआ, जैसे मतलब तुम्हारा ऐसे था लेंस और तुम उसको ऐसे इतना ढक दियो ब्लैक पेपर से इतना पोर्शन, तो तुम्हारा जितना रे जाना चाहिए था उतना रे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ब्राइटनेस क्या होगा, कम होगा। ब्राइटनेस कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर बस तुम काटे हो, कहीं ढके हो के नहीं हो, तो जितना रे जाना चाहिए उतना भी जा रहा है, तो रिमेन सेम होगा। ठीक है, 42 क्वेश्चन देखते हैं। A diminished image of an object is to be obtained on screen 1 meter from it। मतलब जहाँ पे वो रखा है वहां से एक मीटर दूरी पर तुम्हें इमेज मिल रहा है। ठीक है, दिस इज अचीव बाई अप्रोप्रिएटली प्लेसिंग, कहाँ पर, डिमिनिश बन रहा है तो प्लेन मिरर में तो इक्वल बनता है, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब छोटा किस में बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में बनता है और सुटेबल फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस बनता है और सुटेबल फोकल लेंथ, एक कॉन्वेक्स लेंस और सुटेबल फोकल लेंथ। बताओ क्या होना चाहिए, दो ध्यान से। अगर तुम्हें डिमिनिश इमेज चाहिए,
और डिमिनिश इमेज के साथ, ठीक है, ए डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन पे चाहिए। स्क्रीन पे कहने का मतलब क्या चाहिए तुम्हें, ध्यान से देखो, ये वर्ड तुम्हें बताएगा स्क्रीन, स्क्रीन पे चाहिए, इसका मतलब तुम किस इमेज को स्क्रीन पे ला सकते हो, रियल इमेज को, किस इमेज को, रियल इमेज। तो कॉनकेव लेंस में तुम्हारा रियल इमेज बनेगा नहीं तुम्हारे कंस्ट्रेंट के अनुसार, प्लेन मिरर का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि डिमिनिश बन रहा है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जो तुम्हारा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में भी कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, और तुम्हें स्क्रीन पे लेना है तो कौन सा, किस लेंस से बनेगा, इस लेंस से, ये लेंस रियल इमेज बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन में देखो रियल लिखा नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये जो था ये इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, और एक डिमिनिश वाला, ठीक है। चलो यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्रीन पे मिलने का मतलब क्या हुआ, स्क्रीन पे मिलने का तो रियल इमेज बनना चाहिए, रियल इमेज प्लेन मिरर भी नहीं बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर भी तुम्हारा रियल इमेज नहीं बनाएगा, कॉनकेव लेंस भी तुम्हारा रियल इमेज नहीं बनाएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस ही तो रियल इमेज बनाएगा। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान से देखेंगे। A convex lens L1 of focal length 20 cm and convex lens L2 of focal length are kept along same axis shown in the figure। ठीक है, ऐसे ऐसे दोनों रखे हुए हैं। To achieve emergent ray L2 parallel to incident। हाँ, अब ध्यान से क्या कहा मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो रे आ रही है वो रे यहाँ पर ऐसे मुड़ेगी, जितना पैरेलल ले आ रही है, फोकस है, तो अगर जो लेंस दूसरा अगर इस पे रे पैरेलल हो जाए तो ये रे कहाँ कैसे जानी चाहिए, तो इसका मतलब इसका जो फोकस है इस लेंस का यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके फोकस पे आके मिलेगा, और जो इसका फोकस होगा और इसके लिए वो फोकस वहां से रे ऐसे निकलेगी, तब बिकम्स क्या हो जाएगी, पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो ध्यान से, एक कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था और कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ कितना था, 5 सेंटीमीटर था, केप्ट अलोंग सेम एक्सिस फिगर। तो बताओ ये डी कितना होगा, तो डी तो 25 सेंटीमीटर पे होगा। क्यों 25 सेंटीमीटर पे, अगर थोड़ा भी कम दाएं बाएं होगा तो ध्यान से, इसका यहाँ पर मान लो 20 सेंटीमीटर है इस पॉइंट से, अभी थोड़ा सा ऐसे करके बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मान लो यहाँ पर पॉइंट है, तो इसका ये फोकस यहाँ पर साइड रे ऐसे से आएगी, तो इसका ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर यहाँ तक। और इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये छोटा वाला डिस्टेंस इतना कितना होगा, 5 होगा। तभी तो यहाँ पर फिर ऐसे ये रे आई, ऐसे मुड़ के गई, तो फिर ये ऐसे आएगी, फिर पैरेलल हो जाएगा, इसका मतलब 5 है, तो टोटल ओवरऑल ये डी कितना होगा, 25 होगा। समझ में आया कि नहीं है। तो कितना होगा, अब क्वेश्चन देखो, टू अचीव इमर्जेंट रे, मतलब ये जो इमर्ज हो रहा है रे L2 पैरेलल टू इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाए, इसका मतलब इसके फोकस से ये रे फिर ऐसे जाना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस शुड बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। समझ में आया, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या गुणागणित किया हुआ है। हाँ देखो, N2 ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ऐसे प्लेस इनटू 2 लिक्विड। ठीक है, अलग अलग लिक्विड है, देखो नीचे वाला अलग लिक्विड है, ऊपर वाला अलग लिक्विड है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद क्या है, अलग है। और N2 का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो ध्यान से, अब 3 है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे समझो, इसका सबसे ज्यादा है N2 का, फिर N1 का ज्यादा है, फिर N3 का ज्यादा है। समझ में आएगी नहीं। इसका मतलब जो यहाँ से रे जाएगी वो अलग बेंड होगी, और जो यहाँ से रे जाएगी अलग बेंड होगी, और फिर जो यहीं से एक रे जाएगी वो बेंड होगी, और ये रे आपस में जहाँ कट करेंगी एक इमेज इसका बनेगा। समझ आएगी नहीं, एक इमेज इसका कहीं बनेगा। अब ध्यान से देखो और एक बात, ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बताया था अगर इसका, ध्यान से तुम सुनो, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो इस समय ये लेंस इसके कंपेयर में जानते हो क्या करेगा, कन्वर्जेंट का काम करेगा। क्या काम करेगा, कन्वर्जेंट का। ध्यान से देखो, बताया था अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा हुआ और जिस मीडियम में रखे उस मीडियम से, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, N2 का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे, N1 से। यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब यहाँ से जो रे जाएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे रे जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। समझ में। लेकिन मान लो यहाँ से ऐसे जो रे जा रही है वो कन्वर्ज हो जाएगी, तो इसके केस में कन्वर्जेंट हो जाएगा और इसके केस में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा।
मतलब इस केस में मिरर लेंस और मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, और इसके केस में क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, कन्वर्जेंट भी होगा डाइवर्जेंट भी बीम होगा, याद रखना। और ना समझ में आए तो चलो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ ये था कहाँ, ठीक है। आओ, समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। बस तुम्हें इतना समझना, अगर देखो ये क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है म्यू और फिर क्या लिखा है, लेंस। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुम्हारा लेंस का ज्यादा हुआ उस मीडियम से तो वो क्या करेगा, कन्वर्जेंट करेगा। देखो पूरा 99% के केस में ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा ज्यादा हुआ तो देखो ये डाइवर्जिंग के लिए है और ये क्या है, कन्वर्जिंग के लिए। तो लिखा कॉन्वेक्स लेंस में भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, समझ में आया। ये यहाँ पे है, तो देखो ये डाइवर्ज हो गया यहाँ पर, ठीक। तो दोनों लेंस सेम बिहेव करता है। कहाँ कैसे रखे हो, तो चलो पहुंचते हैं वहां पर, ठीक है, फटाक से। समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन चीजें हमें समझ में अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। कहाँ गया ये, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगर मान लो इतना तुम्हें नहीं समझ में आता कैसे हो जाएगा, तो फिर कैसे सॉल्व करते हो, सब क्वेश्चन पूछ लेगा, वही लगेगा दक्षिणा के हिसाब से क्या टफ है। तो इसके हिसाब से मीडियम के कन्वर्जेंट हो गया, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इतना समय नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, ए फिश ब्लू आउटसाइड फ्रॉम द डेप्थ। अब देखो ध्यान से, अगर ये तुम क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, बहुत जल्दी पढ़ लोगे ना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारा आंसर होगा सही, ठीक है। और कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है भी नहीं, समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करा हूं। ए फिश ऑफ व्यू आउटसाइड फ्रॉम ए डेप्थ, एक कोई फिश है आउटसाइड देख रहे डेप्थ से h हाइट इनसाइड वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब ऐसे यहाँ ऐसे से पानी भरा है, पानी यहाँ पूरा भरा है, ठीक है। चलो पानी तुम्हें भर देते हैं, बिल्कुल ब्लू कलर हो जाएगा, पानी, ठीक। देखो यहाँ अंदर क्या भरा है, पानी भरा है, और यहाँ एक कोई तुम्हारा फिश है, यहाँ क्या है, फिश है, और जो h डेप्थ से देख रही है, चाहे जहां से, बस समझो वो h हाइट से देख रही है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। Then the diameter of the circle through which of the outer object become visible। अब ये क्वेश्चन समझो क्या कर रहा है, ये मुझे बताने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लेना समझना, ये क्वेश्चन बिल्कुल टपक सकता है, ठीक है। देखो ये पढ़ लो एक बार, फिर से पढ़ लो, अपना मॉड्यूल निकालो, जिसके पास है पीडीएफ निकालो, पढ़ो, पॉज कर लो वीडियो, लेकिन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखो बता रहा हूँ, तो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे था, ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो ऐसे था। अब देखो ध्यान से, अब ये यहाँ पर जो फिश है, यहाँ पर जो ऐसे फिश है, ठीक है, हमें तो फिश बनाना भी नहीं आता, ऐसे मतलब फिश, वो फिश ऐसे देख रहा है, और h हाइट से, कहाँ से, h हाइट से। तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बाहर के ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसका मतलब जो ये फिश देख रहा है वो रेयर से डेंसर देख रहा है, कहाँ, रेयर से डेंसर। और इसका मतलब क्या कहा है उसमें, ध्यान से देखो, देन द डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू व्हिच आउटर ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल। मतलब ऐसा ही बताओ, मतलब बाहर ये फिश अगर बाहर तक देख रही है किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या तुम्हें सोचो, तुम यहाँ नदी में अंदर हो तो यहाँ का भी देख सकते हो, यहाँ का भी ऑब्जेक्ट देख सकते हो, यहाँ का भी देख सकते हो, यहाँ का कहाँ तक। तो एक तुम्हारा कोई डायरेक्शन होगा कि यहाँ से यहाँ तक फील्ड ऑफ विजन होगा, तुम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, बाकी उससे बाहर नहीं देख सकते हो। अब ध्यान से देखो, तुम्हें कैसे पता तुम कहां तक देख सकते हो, इसका आंसर कैसे आएगा, बहुत आसान है, लेकिन समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये डेंसर मीडियम हो गया तुम्हारा, ये रेयर मीडियम हो गया, समझ में आया। देखो ध्यान से, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है। अब जब डेंसर से रेयर ऑब्जेक्ट जाता है तो TIR भी हो सकता है, तुम्हें पता है कि नहीं। तो मान लो ये रे ऐसे गया, ऐसे, और ऐसे गया, तो यहाँ तक ऐसे हो गया, तो तुम्हें अभी बाहर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, फिर ऐसे ये रे गया, फिर ऐसे दिखेगा। और मान लो ये TIR पे हो गया कि 90 डिग्री, कोई रे पे गया 90 डिग्री गया, इसका मतलब तुम्हें वो ऑब्जेक्ट यहाँ इस पॉइंट से दिखेगा जहां से वो TIR बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब ये फिश मान लो किसी ऑब्जेक्ट को बाहर जहां तक देख सकता था, एक बार देखो ये रह गई ऐसे देखेगा, एक बार यहाँ से रह गई ऐसे देखेगा, ये रे यहाँ से गई तो ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट तक भी देख सकता है। मान लो ये पॉइंट था, ये वाला B पॉइंट, ये वाला C पॉइंट था, तो मान लो ये यहाँ पर गया और फिर यहाँ पर ऐसे मुड़ गया, और फिर जब यहाँ से ऐसे अंदर आएगा तो लाइट, ये देखो ध्यान से, यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा अंदर आएगा तो ये अंदर आ गया,
तो फिर उसके बाहर नहीं दिखेगा, मतलब ये लास्ट पॉइंट होगा जहां से उसको अब इधर नहीं दिखेगा। ऐसे सेम जब इधर से जाएगा कोई 90 डिग्री पे जहां वो TIR करेगा वहां तक दिखेगा। इसका मतलब देखो ध्यान से, मान लो इधर भी इस पॉइंट से हो गया, ये इस पॉइंट से ऐसे गया, फिर TIR होने लगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट तक वो देख सकता है, मतलब इतने सर्कल तक वो क्या कर सकता है, देख सकता है जहां दोनों साइड TR होने लगे। समझ में आया? जब तक TR नहीं होगा तब तक वो देखता रहेगा, जब तक TR हो जाएगा तब तक, मतलब इतने सर्कल तक बनेगा। अब देखो ध्यान से, अब ये कैसे आंसर आएगा, तो थोड़ा सा मैं उसको पहले सब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर दूं बताने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से, अब मान लो एक रे ऐसे गई जहां से TIR होने लगा, एक रे यहाँ से गई जहां से TIR होने, इसका मतलब ये सर्कल ऐसे बनेगा। अब हमें इसी का रेडियस निकालना है, ये R निकालना है, समझ में आएगी नहीं? अब देखो ये तुम्हारा H हाइट है और तुम्हें ये निकालना है, तो तुम्हें ये कैसे निकलेगा, ये तुम्हारा H हाइट है और ये तुम्हें निकालना है, समझ में आया कि नहीं आया? कितना निकालना है ना, डायमीटर, मतलब अगर तुम ये निकाल लोगे रेडियस तो तुम्हें डायमीटर पता हो जाएगा, दुगना करोगे तुम्हारा H हाइट है। अब बताओ इसको निकालेंगे कैसे, सोच के बताओ ये कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, तुम्हें सिंपल सा यहाँ पे एक बार लगाना है, tan लगाना है। क्या लगाना है? tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब मैं बता दूं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मान लो तुम थीटा ये ले लिए हो, क्या ले लिए हो? थीटा तुम यहाँ से, हाँ जो एंगल यहाँ ऐसे बन रहा था, ध्यान से देखो तुम, तो ये जो ऐसे रेज आएगी, यहाँ से जो ऐसे रेज आएगी, फिर ऐसे जो यहाँ पर मुड़ी, तो इस केस में यही तो तुम्हारा थीटा होगा, तुम्हारा थीटा होगा। और फिर जब यहाँ से ये एच हाइट है, तो एच हाइट परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये नॉर्मल हो गया, और जो बीच में एंगल है तो इसका मतलब ये एंगल थीटा और इस एंगल के क्या होगा, इस एंगल के, समझ रहे हो कौन कौन सा एंगल? फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से देखो ये ऐसे गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। मान लो इससे ना दिखाई तो ध्यान से, ऐसे ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखो ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसे रहने दोगे tan थीटा, ठीक है, जो tan थीटा यहाँ पर तुम्हारा आया था। अब तुम यहाँ से sin थीटा निकालोगे तो sin थीटा क्या हो जाता है? इसमें ला लगाना पड़ेगा, तो जब यहाँ से तुम sin थीटा निकालोगे तो sin थीटा, यही थीटा है तुम्हारा, तो sin थीटा इक्वल टू होता है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, और यहाँ का म्यू ले लेना, यहाँ का sin थीटा इंटू म्यू उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, और एयर का क्या होता है? 1 होता है एयर का, और 90 डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें में आया कैसे होगा? तो वो यहाँ का sin थीटा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, और sin थीटा यहाँ का 90 डिग्री है ऊपर का, यहाँ का sin थीटा कितना? 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री रखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से sin थीटा इक्वल टू कितना आएगा? sin थीटा इक्वल टू आएगा 1/1। sin थीटा इक्वल टू कितना आएगा? sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/n, ठीक है। अब सुनो, अब sin थीटा इक्वल टू होता क्या है? sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे रखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। अब सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको साफ साफ एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से तो यहाँ से ये जाएगा क्रिटिकल एंगल पे, जहाँ ये 90 डिग्री बनेगा, ऐसे इधर भी जाएगा, और यही वो डायमीटर होगा जहां तक वो देख पाएगा। समझ में आया कि नहीं? सरफेस पर तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, और यहाँ का sin थीटा ये है, यहाँ का sin r कितना होगा? 90 डिग्री, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये जो हमारा हाइट है, ये हमारा हाइट h है, और जो ये एंगल जाएगा ऐसे यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये एंगल यहाँ पर, ये अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो tan थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा ऐसे, और यही हमें निकालना पूरा डायमीटर, तो हमें रेडियस निकालना, इसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो यहाँ से r निकालेंगे, r इक्वल टू h tan थीटा हो जाएगा, ठीक। अब स्नेल लॉ लगाएंगे, तो जब स्नेल लॉ लगाएंगे तो यहाँ का ये sin थीटा है, जिसका एंगल लो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर कितना था? sin 90 था, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1, तो ये भी 1 और ये भी 1 हो गया। फिर यहाँ से sin की जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/n,
और तुम्हें पता है साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब परपेंडिकुलर 1x, जैसे ये रेशियो में होता है तो इसको 1x मान लो तो इसको मान लो nx, समझ में आया कि नहीं? तो हो गया। तो अब जब बेस तुम निकालोगे तो बेस में भी ऐसे रखोगे, कैसे इतना आ गया देखो ध्यान से, तो बेस निकालो, मान लो बेस तब भी x होगा, सबका एक x टाइम तो इसका भी x टाइम, तो b x का ऐसे स्क्वायर होगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट सबका स्क्वायर, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बेस आएगा अंडर रूट, जैसे मान लो ये x हटा दो यहाँ से तो बेस क्या आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लो और उसमें से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, अंडर रूट लगा दो तो आ गया। अब ध्यान से देखो, अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखो तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है तुम्हारा 1 और बेस कितना है, बेस जो अभी आया था, बेस जो अभी आया था तो कितना आया था अंडर रूट 2 अंडर रूट एन स्क्वायर, यहाँ पे n होगा, यहाँ पर नीचे क्या होगा n स्क्वायर कर लो सब, ठीक है, एक मिनट मैं भी कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया मैं, एन स्क्वायर, इसको फिर से लिख रहा हूँ, आर इक्वल टू एच अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 आएगा, ठीक है। अब ये हमारा रेडियस आया है, ये हमारा पहला ऑप्शन ये नहीं है, अब तुम अगर मैच करोगे तो तुम्हारा पहला ऑप्शन ही आएगा फटाक से, देखो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा पहला ऑप्शन ही आएगा, देखो यहाँ से एच एन स्क्वायर, लेकिन हमसे क्या पूछा डायमीटर, तभी इसमें 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये ऑप्शन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो थोड़ा टफ क्वेश्चन था मैं मानता हूँ, लेकिन समझ जाओगे तो आसान है। एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक है, देखो जो एयर बबल होता है इनसाइड वाटर वो क्या कैसे बिहेव करता है, डाइवर्जिंग, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो तुम लोगों को चैलेंज देता हूँ, खुद से बताओ आता है कि नहीं, सोच के देखो, भले मैं नहीं सुन पा रहा हूँ नहीं जान पा रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं इसका जवाब बताऊं, बहुत आसान इसका कुछ जवाब है। देखो मान लो ऐसे पानी रखा है ढेर सारा, ठीक है, मतलब ऐसा बकेट टाइप का पानी है, ठीक, इसमें एक एयर बबल बना, क्या बना, एक एयर बबल बना, ध्यान से देखो इसमें एक क्या बना, एयर बबल बना, ठीक है, क्या बना, एयर बबल, देखो इसमें बना रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है, ये मान लो इसके अंदर एयर बबल बना ऐसे रेड कलर का, ये यहाँ पर जो भी था ऐसे, ठीक है, एयर बबल बना। अब जो ये एयर बबल है इसके अंदर, ध्यान सुनना, जो इसके अंदर एयर बबल बना रेड कलर का, इसके अंदर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मान लो μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा n1 ग्रेटर देन n2, समझ आया कि नहीं है। इसका मतलब जब लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। अभी बताए अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, बताओ, कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, क्योंकि जो एयर बबल होता है वो सर्कुलर के फॉर्म में होता है, आपको पता है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि अभी अभी इसके पहले ही बताया था, अगर ये जो कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा है, ये कॉन्वेक्स लेंस, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कॉन्वेक्स लेंस का जिस मीडियम में, तो ये कन्वर्ज करेगा, अगर बाकी इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया उस मीडियम से तो ये डाइवर्ज करने लगेगा। तो देखो एयर बबल के अंदर एयर भरा होगा, एयर बबल के अंदर क्या भरा होगा, तुम लोगों को ये समझ में आ रहा कि नहीं, एयर बबल के अंदर क्या भरा होगा, एयर भरा होगा, क्या भरा होगा, एयर, ध्यान से देखो एयर बबल के अंदर, एयर बबल के अंदर क्या भरा होगा, यहाँ पे हवा भरा होगा, क्या हवा, एक मिनट इसको मैं देखो यहाँ पे ऐसे हवा भरा होगा इसके अंदर, ठीक है, एयर भरा होगा, तो उस एयर का म्यू तो क्या होगा, उस एयर का म्यू क्या होगा, उस एयर का म्यू तो बहुत कम होगा, क्या होगा, उस एयर का म्यू तो बहुत ज्यादा कम होगा, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब होगा तो इसका बाहर वाले का ज्यादा होगा, और बाहर वाले का ज्यादा होगा तो एयर जब यहाँ से जाएगा तो डाइवर्ज हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं। और याद रखो जो तुम्हारा एयर बबल होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, समझे। अब कॉन्वेक्स लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ उस मीडियम से तो कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, क्या बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग। देखो कितना आसान और कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया।
और चलो हम फटाक से यहाँ से आगे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो जो भी यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ लेना, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, अब क्या हो गया भाई, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से अनदर मीडियम जाता है वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, वेवलेंथ एंड स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्नेल लॉ, ठीक है। म्यू आई साइन थीटा कांस्टेंट इन वैल्यू इस इरिस्पेक्टिव फॉर शेप ऑफ बाउंड्रीज, चलो ठीक है, ये तो हमको सही लग रहा है। आगे देखते हैं, फॉर स्नेल लॉ म्यू साइन थीटा कांस्टेंट वैल्यूज ओनली व्हेन ऑल रिफ्लेक्टिव सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्नेल लॉ इज वैलिड फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओनली, ये भी नहीं है, सारे कलर के लिए। स्नेल लॉ इज वैलिड पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये जैसे रिफ्लेक्शन में था, उबड़ खाबड़ से नहीं मतलब है। पर्टिकुलर लाइट के लिए एंगल आई आर बराबर होता है, तो ये भी पर्टिकुलर सरफेस के लिए, समझ में आया, किसी जो नहीं कि पैरेलल हो या ना है, तो उसका म्यू और उसका साइन थीटा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा इररिस्पेक्टिव बाउंड्री, समझ में आया। इसका ऑप्शन पहला होगा। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया, हमको लग रहा है तुम लोग थोड़ा कम समझ पा रहे हो। If the refractive index of two media is same, the light ray going from one medium to another medium, क्या करा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दोनों मीडियम सेम रहेगा तो बताओ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कभी नहीं होगा। अगर मीडियम बदला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हुआ तो रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या करा, एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस ए डेंसर मीडियम, यहाँ पे डेंसर मीडियम है और इसका यहाँ पर इमेज बनना, जहाँ ओ डैश लिखा है, यहाँ पर जहाँ ओ डैश लिखा है, ठीक है। ए लाइट रे ट्रेवल ओ ए, मतलब ऐसे लाइट रे ट्रेवल ओ से ए तक गया, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक। रिफ्रैक्टर रे एडी अपीयर, जो एडी अपीयर है ये यहाँ पर आया ओ डैश पर, ठीक है। ओ इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन ओ सी, ओ और सी मतलब ये इतना 2 दिया है, और ओ डैश ये इतना 2 दिया है, और ओ एम कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, ठीक है। समझ आया कि क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आई, हमें साइन आई निकालना है। क्या निकालना है, साइन आई। तो ध्यान से देखो, अगर तुम्हें ये निकालना है तो तुम्हें साइन आई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये ले लोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। तुम्हें ये भी डिस्टेंस पता है और तुम्हें ये भी डिस्टेंस पता है, समझ में आया कि नहीं, बेस पता है, परपेंडिकुलर का पता है, तो निकाल लो, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। क्या कर लूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो एंगल यहाँ पर है ऐसे 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 करके, तो ये एंगल और इस एंगल के बराबर है, ये आई और इस आई की क्या है, बराबर है, समझ में आया कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan थीटा लगा लेते हैं। इतना 2 है और इतना भी क्या है, डिस्टेंस 2 है। देखो यहाँ पे इतना डिस्टेंस 2 है, ये भी डिस्टेंस क्या है, 2 है, 2 है, ठीक है। चलो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या लगा लेते हैं, पाइथागोरस रूल लगा, अरे ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है, tan थीटा। तो ध्यान से देखो क्या होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ देखो लिखो, tan थीटा इक्वल टू क्या, अगर तुम इसको थीटा ले लियो, आई ले लियो, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए और सी, तो ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और सी और क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2/2, तो 2 से 2 कटेगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो tan थीटा के किस वैल्यू के लिए 1 होता है, 45 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब जो तुम्हारा tan आई हो गया, इसी थीटा मतलब आई को लिए थे, तो तुम्हारा tan आई क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, 45 डिग्री हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है अगले क्वेश्चन में, साइन वैल्यू ऑफ साइन आई। तो जब साइन आई लिखोगे तो 45 डिग्री तो होगा ना, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी आई, वैल्यू ऑफ साइन आर, इसका मतलब हमें एंगल आर निकालना है। क्या निकालना, एंगल आर। एंगल आर कहने मतलब अगर तुम ये ऐसे सीधे था और ये ऐसे है, तो जितना ये एंगल आर है उतना ये
पीछे ये पूरा पोर्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से देखो क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये क्या हो गया भाई, क्यों, एक मिनट, देखो ध्यान से, जो तुम्हारा ये एंगल आर है, ये एंगल आर, अगर तुम इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दोगे तो तुम्हारा ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा पूरा क्या हो जाएगा एंगल, ये तुम्हारा इतना क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल आर हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हें ये डिस्टेंस पता है और ये भी डिस्टेंस तुम्हें क्या है पता है, इतना दिया है और ये कितना 2 दिया है। फिर इसमें tan थीटा लगा लो, tan थीटा लगाओगे तो ये एंगल आर के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा AC बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं इसमें भी, यहीं ऊपर देखो यहाँ से tan थीटा मतलब आर लिख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा ओ डैश सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो OC कितना दिया है 2/√3 दिया है और AC कितना दिया है 2 दिया है। तो देखो 2 दिया है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा कट जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/√3 आ गया, कितना आ गया 1/√3, ठीक है। और ये tan 1/√3 है तो किस थीटा के लिए 1/√3 होता है, किस थीटा के लिए 30 डिग्री के लिए होता है और हमें साइन पूछा है, ठीक है। एक मिनट, क्या पूछा है, साइन पूछा है, साइन आर, ठीक है। इसको हो गया है, यहाँ से देखो मिस्टेक कहाँ हो गया, ठीक है। 45 वाला तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से देखो मिस्टेक यहाँ हुआ है कि जो हमारा आर एंगल होगा ये आर नहीं होगा। तुम लोग बोल रहे होगे हमें सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो जो तुम्हारा ये ऐसे आया है और ये ऐसे आया है तो ये जो आई था यही पूरा ले देगी तो तुम्हारा आर होगा यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल यही तो होगा इसका। अब समझ में आया कि नहीं, ये और ये अगर तुम्हारा आर है तो ये भी पूरा क्या होगा आर होगा। तो हमें एंगल आर पूछा तो इसका मतलब अगर ये एंगल हम निकाल लें तो ये हमारा एंगल पता चल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे tan थीटा और मानेंगे tan थीटा इसको थीटा और ये हमारा आर की क्या होगा बराबर होगा। तो ये हमें साइड पता है 2 है और ये भी हमें साइड पता है इतना दिया है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर तुम इसको थीटा मान लो तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये वाला OB, ठीक है, मतलब ये तो ऊपर 2 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हमारा 2/√3 होगा, 2/√3 है तो इसका मतलब अपॉन√3, तो ये √3 ऊपर जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो √3 आ गया। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया √3 और अब किस tan थीटा के लिए √3 क्या हो गया 60 डिग्री होता है। तो साइन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन r की वैल्यू यहाँ पे 60 रखोगे तो ये 60 आएगा, कितना आएगा 60 डिग्री, इसमें कितना आना चाहिए 60 डिग्री, समझ में। तो ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम का रखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेयर मीडियम यहाँ पर कौन सा है, ये रेयर है और ये क्या है डेंसर है। तो रे पहले किस में गया है डेंसर में, फिर कहाँ गया है, तो ध्यान से देखो जिस मीडियम में रे जाती है उसको क्या बोलते हैं मीडियम फर्स्ट बोलते हैं। तो यहाँ अगर डेंसर रख दियो तुम और यहाँ रेयर रख दियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन ये तो पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है डेंसर मीडियम। तो बताओ ऊपर क्या होगा, तो यहाँ साइन आई लिखना चाहोगे और नीचे साइन आर क्या लिखना चाहोगे, बताओ। एक मिनट कॉल आ गया मेरा।